बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स स्ट्रेट फिजिक्स 2। तो बेटा जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक्स थे, आयरन ग्रुप्स, आयंस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन तीन टॉपिक्स को हम कोशिश करते हैं इसमें डिस्कस करेंगे। ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, इसलिए इनको कंबाइन जो है ना हमने लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आयरन ग्रुप आयंस जो हैं, ये एक्चुअली कौन से हैं। आयरन ग्रुप आयंस के अंदर या आयरन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, वैंडियम है, क्रोमियम है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन इन सेल्फ है, मैंगानीज है एंड कॉपर। ये सारे के सारे आयरन ग्रुप आयंस हैं या आयरन ग्रुप में आते हैं। आगे हम टेबल में इनकी जो है वो कैलकुलेशंस, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और टोटल एंगुलर मोमेंटम बेस्ड इफेक्टिव मैग्नीटोन नंबर जो हैं वो भी आपको बताते हैं, उनकी वैल्यूज भी बताते हैं। ये इनके नाम बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं, कौन कौन से आयंस जो हैं वो आयरन ग्रुप में शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सॉरी मैंगानीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम है, वैंडियम है, टाइटेनियम है, मोलिब्डेनियम है, कॉपर है, एटसेट्रा। तो टेबल 1 जो है ना, इसके अंदर ये शो कर रहा है एक्सपेरिमेंटल मैग्नीटोन नंबर फॉर साल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन ग्रुप ऑफ द पेरियोडिक टेबल। दे आर इन पुअर एग्रीमेंट विद द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू जे प्लस J1। ये इससे जो है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बहुत डेविएट करती है। तो इस चीज को देखते हैं कैसे दुरुस्त करना है। और वैल्यूज ऑफन एग्री करती हैं क्वाइट वेल विद द मैग्नीटोन नंबर को। जब हम जी स्मॉल जी की वैल्यू 2 ले लें और जो है हम जे की बजाय एस यूज कर लें, यानी ऑर्बिटल मोशन जो है उसकी स्क्वीज कर दें, खत्म कर दें, तो फिर जो है इसकी वैल्यूज एग्जैक्ट आ रही हैं, एज इफ द ऑर्बिटल मोमेंट वर नॉट देयर एट ऑल। ठीक है, इस हवाले से है। हमने बड़े रेयर अर्थ आयंस पढ़े थे, तो उनके अंदर तो टोटल एंगुलर मोमेंटम से हम कैलकुलेशन की थी, यानी कि उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी लिया था और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है टोटल वो भी लिया था। लेकिन यहाँ पे जब जे बराबर एस के होगा ना, तो फिर जो है वो कैलकुलेशन इजी होगी। ये चीज आपको बताते हैं। इसकी वजह क्या है? सेंट्रल फील्ड इसकी वजह होता है। तो इसके कंटेंट्स इस प्रेजेंटेशन के कुछ इस तरह से हैं कि आयरन ग्रुप आयंस हैं इनमें, और आयरन ग्रुप आयंस में मैंने बताया कि P इज इक्वल टू 2 इंटू एस प्लस 1 अंडर रूट वाला फार्मूला काबिले कबूल है। इससे जो वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत करीब हैं। लेकिन P इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू जे प्लस इंटू जे अंडर स्क्वायर रूट जे इंटू जे प्लस 1 वाला जो है ना एक्सप्रेशन, इससे जो कैलकुलेशंस की गई हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफी जो है फर्क आ रहा है उनका। तो इसका मतलब है जो ऑर्बिटल मोशन है वो यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, या वो फिर वो उसके जो लेवल है वो स्प्लिट हो जाते हैं। इसलिए आगे वाला टॉपिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को डिस्कस करेंगे। उसमें के अंदर क्रिस्टल फील्ड क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्रीफली डिस्क्राइब द आयरन ग्रुप आयंस, then I will introduce the crystal field splitting by comparing the strength of ions, spin orbit interaction and crystal field strength। यानी कि ये इनको कंपेयर करके ना, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो होती है उसकी स्ट्रेंथ को और क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों को कंपेयर करके हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला जो है काबिले कबूल है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्विंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन डिटेल, सच एज उसके अंदर हम किन चीजों को देखेंगे। उसके अंदर हम फ्री एटम को देखेंगे कि उसके अंदर जो पी स्टेट्स होती हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, पी एक्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पी वाई किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है और पी जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर वो क्या ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट अप होते हैं, उन पे क्या इफेक्ट होता है। जब फील्ड अप्लाई नहीं किया तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है। इन सारी चीजों को हम मद्देनजर रखेंगे इसमें। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशंस जो हैं वो यूज करेंगे। इसके अलावा हम आर्थो
ओमिक सिमेट्री यूज करेंगे और जो पर्टर्बेशन है इसके अंदर उसका पोटेंशियल देखेंगे और जो अनपर्टर्ब्ड पार्ट है उसकी वैल्यूज भी लिखेंगे, उन फंक्शंस की भी। और इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी कि इनकी एनर्जीज हमने कैलकुलेट करनी है, यानी अनपर्टर्ब्ड पार्ट तो कर लिया, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे इनके और डायगोनल एलिमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स इसमें काफी जो है ना, क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसमें काफी मैथमेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये उसमें ये चीजें आनी हैं जो बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, इस वजह से ये इसमें ड्रॉपिंग हो जाती है बस बात। चलें शुरू करते हैं हम इसको आगे फर्दर। ये टेबल जो है इफेक्टिव मैग्नेटोन नंबर्स को शो कर रहा है फॉर आयरन ग्रुप आयंस। इसके अंदर आप देखें ये जो पोटाशियम, कैल्शियम मैंने बताया था, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कैल्शियम, ये आयंस की जो है वो ग्राउंड स्टेट भी लिखी हुई है। ये जो ग्राउंड स्टेट लिखी हुई है तो इसमें उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है। और ये जो थ्योरी से वैल्यू ली गई है, यानी P इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू जे प्लस J1। तो देखें यहाँ पे पोटाशियम और जो कैल्शियम आयन है उसके लिए इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इससे जो कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरी जो हम P इज इक्वल टू 2 इंटू S प्लस S1 से कैलकुलेट करते हैं वो भी 0 है। ये डायमैग्नेटिक इसकी करैक्टरिस्टिक्स, डायमैग्नेटिक जो करैक्टरिस्टिक्स वाले हैं वो तो यहाँ से चले कुछ हद तक हल हो गए, लेकिन आगे ये देखें हमारे पास जो टाइटेनियम और वैंडियम है उसके अंदर थ्योरी से जो वैल्यूज आ रही है 1.55 आ रही है, लेकिन जो हम यहाँ पे ओनली स्पिन को लेते हैं और स्मॉल g की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है 1.73 और जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है वो भी 1.7 है। लेकिन जो P इज इक्वल टू G इंटू जे प्लस J1 अंडर रूट से कैलकुलेट किया वो 1.55 है, तो काफी फर्क आ जाता है इससे ना इसका। इस तरह वैंडियम के लिए आप देखें तो उसकी जो G इंटू जे प्लस 1 से वैल्यू आ रही है 1.63 है, लेकिन हम स्पिन ओनली लेके कैलकुलेट करें तो 2.83 आती है, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफी करीब है। तो इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो फार्मूला रेयर अर्थ आयंस के लिए काम कर रहा था वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब हमें वैल्यूज नहीं दे रहा। इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल शामिल है, उसमें एफ ऑर्बिटल शामिल था, ये बात आपने नोट करनी है। और इसके अलावा और फर्क क्या है कि रेयर अर्थ आयंस के अंदर जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो इनकम्प्लीट थे। यहाँ पे आउटर मोस्ट जो शेल है 3D शेल इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, उसके अंदर अभी कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो वो पार्शली फिल हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं, जो हमारे P इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू जे प्लस J1 अंडर रूट से जो हमें रेयर अर्थ आयंस के अंदर कैलकुलेशंस की थी, ठीक है, लैंथानाइड्स वगैरह के लिए वो जो एलिमेंट्स थे उनके लिए तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इससे कैलकुलेट काफी करीब थी। यहाँ पे हम जब J की बजाय S लेते हैं और स्मॉल g की जगह 2 लेते हैं तो फिर इससे जो कैलकुलेशन करते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बड़ी आपस में क्लोज हैं, वो एक दूसरे से एग्री कर रही हैं। ये तो 4.9 है, 5.4, 1.73 है, 1.9, तो ये काफी वैल्यूज जो हैं आपस में करीब हैं। ये टेबल आपको ये चीज कैलकुलेशन शो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव मैग्नेटोन नंबर्स फॉर आयरन ग्रुप आयंस या ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो वही बात मैंने आपको बताई कि ये जो टेबल हमने डिस्कस किया, टेबल शोज दैट कि आयरन ग्रुप आयंस बिहेव मैग्नेटिकली एज J इज इक्वल टू S, यानी अगर उस इक्वेशन के अंदर हम J की जगह जो है हम S ले लें ना, जो इक्वेशन पहले वाली है,
तो फिर जो है, और स्मॉल जी की जगह 2 ले लें, तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। दैट इज ओनली फॉर स्पिन मोमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटाइजेशन। स्पिन जो मैग्नेटाइजेशन है, स्पिन जो मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है मैग्नेटाइजेशन में। जो ऑर्बिटल मोशन है वो रोल प्ले नहीं कर रही। वी कैन सी दिस बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। वो फॉलोइंग आर्गुमेंट क्या है? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन द incomplete 3D shell. Since electrons in the outermost shell interact strongly with the neighboring ions, जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है ना 3D के अंदर, जो पार्शली फिल्ड शेल है, वो जो है स्ट्रांगली जो सराउंडिंग के आयंस हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो इनकी अपनी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, स्पिन और ऑर्बिट इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है उससे इंक्रीज कर जाती है, इसलिए ये उस पर डोमिनेट आ जाते हैं, स्पिन डोमिनेट आ जाती है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस आउटरमोस्ट शेल इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद नेबरिंग आयंस, द ऑर्बिटल मोशन नेसेसरी डिस्ट्रॉय, ऑर्बिटल मोशन डिस्ट्रॉय या मिनिमाइज, कम होती है उसकी स्ट्रेंथ, आर क्विंच्ड, लीविंग ओनली द स्पिन मोमेंट टू कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटाइजेशन। अब वो कितना वैल्यू का फर्क है ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है। जो क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ है वो 0.001, इधर 1 नहीं लिखा हुआ, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डी ये देखें, मैंने ये शॉर्ट किया हुआ है कि ये फार्मूला इसमें यूज होगा, और जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 2 लेंगे, जिसे स्प्लिटिंग फैक्टर कहते हैं, और 3D सब शेल इसमें इन्वॉल्व है, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ भी लिखी हुई है, और क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ भी लिखी है। आगे हम क्रिस्टल फील्ड को डिटेल में देखते हैं उसके लिए कि स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। तो ये आपको पता चल गया यहाँ पे कि आयरन ग्रुप आयंस में रोल क्या प्ले हो रहा है, कि एक्चुअली जब एक बाहर वाले ग्रुप, जो बाहर वाला आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट है ना, पार्शली फिल्ड है इसके अंदर, आयरन ग्रुप आयंस के अंदर, वो जो सराउंडिंग वाले एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता है ना, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन है जब दूसरे सराउंडिंग जो करीब एटम है उसके बाहर वाले शेल के आयन से इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे जो फील्ड जनरेट होता है उसको क्रिस्टल फील्ड कहते हैं। उसकी जो वैल्यू है तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आती है, और जो स्पिन और ऑर्बिट मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, उनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आती है, वो इसके मुकाबले में बहुत कम है, तो ये उसको डोमिनेट कर जाती है। और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो ऑर्बिट होते हैं ना, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो इसलिए यहाँ स्पिन डोमिनेंट है, इसलिए स्पिन से कैलकुलेशन करें और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें तो वो वेरी क्लोज है। ये बात को आपने मद्देनजर रखना है, बाकी समझे इनकी डिटेल ही आगे मैथमेटिक्स है सारा। तो टेबल 2, यही वही टेबल दोबारा मैंने लिखा है, ये किटल की बुक से लिया है। टेबल 2 shows the experimental magnetone number for the salts of the iron transition group of the periodic table. They are in poor agreement with equation 23. 23 इक्वेशन कौन सी है? इस इक्वेशन की बात है, ये 23 इक्वेशन है ये वाली। यहाँ तो this values often agree well with the मैग्नेटोन नंबर। अगर हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट करें, P is equal to 2 into S plus S into S plus 1 स्क्वायर रूट से, तो देन ऑर्बिटल मोमेंट वर नॉट देयर एट ऑल, तो फिर जो है वो वैल्यूज करीब करीब आ रही हैं। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अब हमारे पास आ गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये मैं आपको बता रहा था क्रिस्टल फील्ड क्या होता है। सबसे पहले तो क्रिस्टल फील्ड, एक एटम है उसके आयंस हैं, एक दूसरा एटम है उसके आयंस हैं, फिर तीसरा एटम है, सराउंडिंग में जो एटम है ना इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो फील्ड पैदा होता है उसको क्रिस्टल फील्ड कहते हैं। तो इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है, जो ऑर्बिट्स हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं, और उसके बाद डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, और इन चीज़ों को हम देखने लगे हैं इसमें, और कंपैरिजन करने लगे हैं इनका रेयर अर्थ आयंस। ये देखिएगा जरा, डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ द रेयर अर्थ आयंस
and iron group salts is that के 4F shell responsible for paramagnetism in rare earth ions. हमने देखा है लास्ट लेक्चर में कि सेकंड लास्ट लेक्चर में कि 2-3 लेक्चर पहले जो है उसमें हमने देखा है कि रेयर अर्थ आयंस के अंदर जो पैरामैग्नेटिज्म का बायस बन रहे हैं वो 4F शेल इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और वो जो शेल हैं वो लाई करते हैं इनसाइड द आयंस विद इन दी 5S and 5P shells, whereas in the iron group ions, the 3D shell responsible for paramagnetism in the outermost shell. लेकिन इसके अंदर हम आयरन ग्रुप आयंस की जब बात करते हैं तो उस वक्त बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो 3D ऑर्बिट्स हैं, 3D1 है, 3D2 एंड सो ऑन, वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म के. इसलिए यहाँ पे फार्मूला और जो कुछ है ना कैलकुलेशनें भी चेंज हो गई हैं. The 3D shell experiences the intense inhomogeneous electric field. 3D शेल जो है inhomogeneous electric field जो है उसको एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू दी नेबरिंग आयंस एंड दिस inhomogeneous electric field is called the crystal field. ये crystal field की डेफिनेशन. दोबारा सुने. 3D shell experience the intense inhomogeneous electric field produced by the neighboring ions and this inhomogeneous electric field is called the crystal field. The interaction of the magnetic ions with the crystal field has two major effects. वो कौन से two major effects हैं? Coupling of angular momentum and spin angular momentum. Orbital angular momentum और spin angular momentum की coupling vector is largely broken up. यहाँ पे वो जो L minus S है वो फॉर्मूला J is equal to L minus S या J is equal to L plus S जो है वो फेल हो जाता है. यहाँ पे L की वैल्यू 0 ली जाती है और J बराबर S के आ जाता है. वो जो तीसरी हुंड्स रूल की कंडीशन थी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है. पहली दो कंडीशन L माइनस S और L प्लस S जिसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है वो पहला अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा. पहली दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही. इज लार्जली ब्रोकन अप. कपलिंग ऑफ L एंड S वेक्टर्स इज लार्जली ब्रोकन अप. आप कैपिटल S आपको पता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है और कैपिटल S जो है वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है. तो इन दोनों की जो कपलिंग है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाती है. वो डायग्राम भी आपको दिखाते हैं. सो दैट द स्टेट्स आर नो लॉन्गर स्पेसिफाइड बाय देयर J वैल्यूज. फिर कैपिटल J वैल्यू से स्पेसिफाई नहीं कर सकते. तो फर्दर दी 2L plus 1 सब levels belonging to a given L which are degenerate in the free ion may now be split. अगर फ्री आयन की स्टेट में जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया उस वक्त ये स्प्लिट डीजनरेट होते हैं. दोबारा वो वैल्यूज वो स्टेट्स डीजनरेट हो जाती हैं. लेकिन इस केस में जब फील्ड अप्लाई करते हैं स्प्लिट हो जाती हैं. 2L plus 1 sub levels belonging to a given L which are degenerate in the free ion may now be split by the crystal field as shown in the figure 6. next figure में इसका आता है. and this splitting diminishes the contribution of the orbital motion to the magnetic moment. यानी कि ये जो splitting है ये क्या करती है? ऑर्बिटल मोशन की जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मूवमेंट्स के लिए, मैग्नेटाइजेशन के लिए, उसको खत्म कर देती है, उसको डिमिनिश कर देती है, उसको मिनिमाइज कर देती है. तो फिर यहां पे मैग्नेटाइजेशन कैसे आती है? वो स्पिन की वजह से आती है. ये डायग्राम आप देखें जिस 6 डायग्राम की बात हो रही थी, इसमें यहाँ पे फिगर ए जो है ये एक्चुअली एक्स एक्सिस के अलोंग जो है उसको शो कर रहा है. सॉरी, ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का और ये हमने वाई एक्सिस का. ये 3 पी जी पी वाई और सॉरी पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल्स हैं. लेकिन जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनकी सिचुएशन ये देखें, ये स्प्लिट हो जाते हैं. मतलब एक्स वाई ऊपर चले गए हैं और जी दूसरा साइड, दरमियान में बहुत ज्यादा गैप आ गया है. तो कंसीडर एन एटम विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू 1 अगर लें, प्लेस्ड इन ए यूनी एक्सियल क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द 2 पॉजिटिव आयंस अलोंग विद द Z एक्सिस, यानी फील्ड Z के अलोंग अप्लाई करने. इन द फ्री एटम स्टेट क्या होता है? ML की वैल्यू प्लस माइनस 1 और 0 होती है, 3 वैल्यूज होती हैं. हैव आइडेंटिकल एनर्जीज, इनकी एक जैसी एनर्जी है, यानी दे आर डीजनरेट स्टेट्स. दोबारा ये डीजनरेट हो सकती हैं, इनकी वैल्यू पीरियडिक है. इन द क्रिस्टल द एटम हैज ए लोअर एनर्जी व्हेन द
electron cloud is close to the positive ions as shown in the figure A when it is oriented midway between them as in B and C. ये तो अलग अलग बताएं, फ्री स्टेट में बता दी, लेकिन दी वेव फंक्शन दैट गिव राइज टू दी these energy charge distributions are of the form, जो इनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं वो फंक्शन किस है, g of f of r, x of f of r एंड y of f of r फंक्शन जो है। इसको अगर हम ux कह लें, x वाले को y वाले को uy कह लें और z वाले को uz कह लें, इस तरह से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दे आर कॉल्ड द px py ऑर्बिटल्स की ये जो है वो फंक्शन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन एन एक्सियली सिमेट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर py pz ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट, px और py के अंदर डिजेनरेट हैं, दोबारा डिजेनरेट हो रहे हैं। लेकिन ये जो z का है, द एनर्जी लेवल रेफर टू द फ्री एटम, डॉटेड लाइंस आर शोन इन फिगर d. If the electric field does not have axial symmetry, all three states will be different energy level. अगर वो सिमेट्री नहीं होगी, यूनी जो है एक्सियल क्रिस्टल फील्ड जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो z एक्सिस के अलॉन्ग जो इनकी डायरेक्शन है वहां पे वो जो ऑर्बिटल है, वहां पे जो ऑर्बिट्स हैं, वहां पे जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगी। बिफोर फ्री एटम में तो वो एक जैसी एनर्जी पे डिजेनरेट होंगी, लेकिन फील्ड अप्लाई करने के बाद वो स्प्लिट अप हो जाएंगी। ये बात बता रहा है। अब फिर क्या हुआ, ये स्प्लिट अप हो गई हैं, ये एक्चुअली क्विंचिंग हो गई है, डिमिनिशिंग हो गई है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। उसका अब मैथमेटिक्स देखना है हमने, उसका मैथमेटिक्स क्या है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्विंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें देखें कि हम एक एटम इसमें कंसीडर करेंगे और एल की वैल्यू हम सिंपलिसिटी के लिए 1 ले लेंगे जो एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और इसको यूनी एक्सियल क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, 2 पॉजिटिव आयंस अलोंग द z एक्सिस। और आसानी के लिए अगर s की वैल्यू यहाँ पे 0 ले ली जाए तो सिंपलीफाई करेंगे इस प्रॉब्लम को, और ये आगे डायग्राम इनकी स्पिन्स को शो करेंगी। तो इन फ्री एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द p स्टेट, इनको हम कुछ फंक्शंस हैं जैसे RNL ऑफ y11 प्रोपोर्शनल f ऑफ rx प्लस एटा y ओवर √2, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जिससे हम इनको इमेजिनरी फंक्शन 3 जनरेट स्टेट्स इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इन ऑर्थोहुम्बिक सिमेट्रिक चार्जेस ऑन द नेबरिंग आयंस विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई, लेट्स से उस पोटेंशियल को फाई कह लें, अबाउट द न्यूक्लियस। इसके गिर्द जो आयंस है ना, ये पोटेंशियल बिल्टअप करेंगे, लेट्स से उस पोटेंशियल को फाई कह रहा हूँ सराउंडिंग के, उसकी हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, और फिर हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अनपर्टर्ब्ड जो ग्राउंड स्टेट है, जिसको मैं ux कह रहा था कि इसको x f ऑफ r के को रख लेते हैं और uy को जो है y ऑफ f ऑफ r रख लेते हैं, और uz जो है ये एनर्जीज जो है इनकी पोटेंशियल एनर्जी z f ऑफ r रख लेते हैं। और फिर अनपर्टर्ब्ड जो पोर्शन e फाई होगा पोटेंशियल जो है उसको भी देखेंगे, और उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी देखेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स को भी देखेंगे। हम देखेंगे कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे ux और uy का हम जब एवरेज वैल्यूज लेते हैं पर्टर्ब्ड पार्ट के लिए, तो वहां पे वैल्यूज 0 आ रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, उनको भी देखेंगे। फिर इनको इकट्ठा करके हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि किस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है। तो सबसे पहले इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स्ड न्यूक्लियस, द प्लेन ऑफ ए क्लासिकल ऑर्बिट इज फिक्स्ड इन स्पेस। इस तरह के सारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है कंपोनेंट्स Lx, Ly, Lz वो क्या है, कांस्टेंट हो। इस तरह से हमने सिमेट्री कंसीडर की है। क्वांटम थ्योरी जो है सेज दैट के वन एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट
यूजली टेक एज LG, एक हम कंपोनेंट LG लेते हैं इसका, एंड स्केयर ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम L स्केयर लेते हैं। ये कांस्टेंट इन ए सेंट्रल फील्ड, ये सेंट्रल फील्ड में दोनों कांस्टेंट होते हैं LG और L स्केयर। लेकिन इन नॉन सेंट्रल फील्ड द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट विल मूव above the angular momentum components are no longer constant and may not average go to zero। लेकिन जब नॉन सेंट्रल फील्ड में लेंगे वहां पे ना तो ये कांस्टेंट रहेंगे और ना इनकी एवरेज जो है वो जीरो आनी है। तो इस तरह से इन्हें क्रिस्टल LG विल नो लॉन्गर बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। इस तरह से LG जो है फिर फर्दर इस सिचुएशन में इनहोमोजेनियस केस में जो है वो जीरो नहीं होगा। although at good approximation L square may be constant, L square constant हो सकता है maybe। when LG average to zero the orbital angular momentum is said to be quenched। जब LG average zero आएगा इसमें तो quenched होगा। magnetic moment of the state is given by the average value of the magnetic moment, उसका क्या है mu b into L plus 2s है। तो in a magnetic field along the z direction the orbital contribution to the magnetic moment is proportional to the quantum expectation value। इसलिए हम expectation value के यहाँ पे expressions भी लिखेंगे। expectation value में आपको पता हम जो है वो brackets यूज करते हैं और उनके दरमियान जो है वो वेव फंक्शन होता है दरमियान में मॉडुलस के अंदर, और दोनों साइड पे जो है वो ऑपरेटर्स हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स भी हम यहाँ पे देखेंगे और फिर इस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक के लिए लिख के अगले दो के लिए हम सिमिलर कर लेंगे, उसी तरह से उनकी कैलकुलेशंस होंगी। तो उन पे आपने फोकस करना है यहाँ पे कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ LG। द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वेंच्ड इफ द मैकेनिकल मोमेंट जो है LG इज क्वेंच्ड। अगर ये खत्म हो जाए, डिमिनिश हो जाए LG, तो फिर ये ऑर्बिटल मोशन जो है उसका रोल जो है वो जीरो हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन विद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1। वो मूव कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस और सारे के सारे सेटअप को इनहोमोजेनियस क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। यहाँ पे हम स्पिन जो है अमिट करके S इज इक्वल टू अगर जीरो ले लेते हैं तो इन ए क्रिस्टल ऑफ ऑर्थोहोमिक सिमेट्री द चार्जेस ऑन द नेबरिंग आयंस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर उसको फाई से डिनोट करें अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द फॉर्म, तो फिर ये जो पोटेंशियल परटर्बेशन है क्या आएगी, E फाई दैट इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर माइनस A प्लस B इंटू Z स्क्वायर। यहाँ पे A और B जो है ये कांस्टेंट्स हैं और ये जो एक्सप्रेशन है यानी इक्वेशन 24 जो आपको नजर आ रही है ये लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। स्पेस डेरिवेटिव स्पेस कोऑर्डिनेट्स XYZ के लिहाज से विच इज ए सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। ये लैप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन है जो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जी। यहाँ डेल ऑपरेटर जो है आपको पता है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जी स्क्वायर होता है। ये डेल ऑपरेटर जो है इनटू फाई जो है ये पोटेंशियल है। ये इसको सॉल्व करके जीरो के इक्वल लिख के इनका डबल डेरिवेटिव लेके ना पोटेंशियल का इस हवाले से ई को उधर जाके आप डिवाइड कर लें, ठीक है, और इसके बोथ साइड पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसको सोल्यूशन निकाल के जीरो के इक्वल लिख के, तो दैट इज कंपैटिबल विद द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। ये सिमेट्री को जो है रिलेट करता है। अब देखें इसके मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या है आगे। इन फ्री स्पेस ग्राउंड स्टेट इज 3 फोल्ड्स जनरेट, मींस 3 फोल्ड सिमेट्री है, जनरेट हो जाती है स्टेट्स विद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कौन से हैं। ML की वैल्यू हमने शुरू में पढ़ा प्लस माइनस 1 0 या माइनस 1 0 और प्लस 1, ये 3 वैल्यूज हैं इसकी। तो इन मैग्नेटिक फील्ड दीज लेवल्स आर स्प्लिट बाय एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द फील्ड B। जितना फील्ड B अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली एनर्जी जो है हमारे
सब ऑर्बिटल्स की पी एक्स पी वाई पी जी की जो है वो स्प्लिट अप होती है, वो बी पे डिपेंडेंट होती है। एंड इट इज दिस फील्ड प्रोपोर्शनल स्प्लिटिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी ऑफ द आयन। ये नॉर्मल जो पैरामैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है। इन द क्रिस्टल द पिक्चर मे बी डिफरेंट, क्रिस्टल फील्ड के अंदर ये पिक्चर डिफरेंट हो। ही विल टेक एज द थ्री वेव फंक्शंस एसोसिएटेड विद द अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ द आयंस। हम तीन फंक्शंस ले लेते हैं। फर्ज करें जो पी एक्स ऑर्बिटल है उसके साथ जो हम फंक्शन रिलेट करवाते हैं वो यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर यानी कि यहाँ पे एफ जो है फंक्शन ऑफ आर है, और इसकी वैल्यू अगर हम दूसरी वर्डिंग में लें तो एक्स माइनस एटा वाई ओवर अंडर 2 भी ले सकते हैं, यानी कि इसमें प्लस कोऑर्डिनेट्स भी शामिल है। और जो इसके अंदर वाई वाला है उसके अंदर क्या आएगा, उसको u ऑफ y इज इक्वल टू वाई इंटू एफ ऑफ आर। और यहाँ पे y की वैल्यू किस टर्म में होगी, y की वैल्यू यहाँ पे x माइनस एटा वाई अंडर रूट 2, यानी कि जो x की वैल्यू है यहाँ पे और जो y की वैल्यू है वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। और जो तीसरा u ऑफ z है तो दैट इज इक्वल टू z f ऑफ r है। तो यहाँ पे जो z है वो उसकी वैल्यू हम z ही ले रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। वो अलोंग द अप्लाइड फील्ड है इसलिए। अब नेक्स्ट जो है वो इसमें देखते हैं कि वेव फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इसका क्या मतलब है, वी अज्यूम दैट दे आर नॉर्मलाइज्ड एंड ईच ऑफ द यूज कैन बी शोन टू हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये लप्लास ऑपरेटर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, इसके ऑपरेटर u ऑफ e इज इक्वल टू l इंटू एल प्लस 1 u ऑफ i, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आती है फिक्स 2 इंटू u ऑफ i आती है। यहाँ l स्क्वायर इज द ऑपरेटर फॉर द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए ऑपरेटर है, ठीक है, l ऑपरेटर है। इन द यूनिट्स ऑफ h कार्ड द रिजल्ट्स 26 confirms the selected wave function are in the p function having l is equal to 1। जहां पे l is equal to 1 है, p यहाँ पे जो इसकी स्टेट्स है ना, स्टेट्स ऑफ एनर्जी स्टेट्स है उनको रिलेट कर रहा है, यानी यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जी की बात कर रहा हूँ, उन चीजों में शामिल है। We observe that the U's are diagonal with respect to the perturbation। ये perturbation के हवाले से diagonal है। diagonal होने का मतलब ये है कि जब हम u of x की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो नहीं आएगी, यानी सेम फंक्शंस की जो है ना पैरेलल फंक्शन जो है ux और दरमियान में e फाई रख लेंगे, या uy और दरमियान में जो फंक्शन है वो e फाई रख लेंगे, यानी परटर्ब फंक्शन, तो इनकी वैल्यू जीरो नहीं होंगी, बल्कि जब ये डिफरेंट होंगे ना ऑर्थोगोनल वो जीरो होंगे। तो ये इसलिए लिखा हुआ है वी ऑब्जर्व नो दैट यूज आर डायगोनल विद रिस्पेक्ट टू द परटर्बेशन एज बाय सिमेट्री द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वैनिश हो जाते हैं। एक्स वाई वाई जी एक्स उनकी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, ठीक है, उनकी वैनिश हो जाएंगी। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, उनकी कैलकुलेशन आएगी। अच्छा, ये जो जीरो होगी क्यों जीरो होगी ये देखें जरा। इसका ये एक्सप्रेशन एक लिखा है हमने मिसाल के तौर पे, ये जो पहले वाला है ना यू एक्स ई फाई और यू वाई, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखा है। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का हम फार्मूला लिखने लगे हैं, उसमें इंटीग्रल आता है। यू ऑफ एक्स का हम जो है फंक्शन लिखेंगे। यू ऑफ एक्स का फंक्शन आप प्रीवियस में इक्वेशन में देख चुके हैं, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ आर, और जो यू ऑफ वाई है वो क्या है वाई इंटू एफ ऑफ आर, और ये ई फाई का आपके पास फंक्शन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस बी इंटू जी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये तीनों की वैल्यूज यहाँ लिखी है इंटीग्रल के साथ, और साथ डी एक्स डी वाई डी जी लिखा है, और यू एक्स का जो एक्स था साथ उसका जो एक्स आया और यू वाई का वाई आया वो अलहदा पहले लिख लिए हैं, और फिर एफ ऑफ आर दो थे उनका स्क्वायर हो गया, और बाकी ये वैल्यू है। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल्स को
एक्स वाई जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो एक्स क्यूब हो जाएगा, जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब हो जाएगा, जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से क्या आ रहा है कि ये जो एक्स और वाई वाले फंक्शन हैं ए और बी के साथ जो कोएफिशिएंट हैं वहां पे हमारे पास ऑड फंक्शन आ रहे हैं, ऑड वैल्यूज आ रही हैं, ऑड इंटीग्रल आ रहे हैं और उनका यहाँ पे जो है वो डिफरेंट होने की वजह से उनका जो इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे वो जीरो आ जाएगा। ये आप मैथमेटिक्स में देख सकते हैं। The integrand is an odd function of x and also of y, therefore the integral must be zero. Energy levels are then given by the diagonal matrix. तो फिर डायगोनल एलिमेंट से जो है ना एनर्जी फंक्शंस हमें मिलेंगे, यानी उनका हम सारा इधर लिखें तो वो जीरो नहीं आता, यानी यू एक्स और इधर यू एक्स लिख दें, यहाँ यू वाई और यू वाई लिख दें, यहाँ यू जी और यू जी लिख दें तो वो जीरो नहीं आते। यानी हमने अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो चीजें हैं ना जो पैरेलल में वो देखनी है, जब वो देखनी हो तो फिर कंडीशंस ऑफ जो पैरेलल की है वो अप्लाई होती है। यानी फिर ए डॉट ए क्रॉस बी यानी ए डॉट बी जब एंगल 90 हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होता है, हमने पैरेलल डायरेक्शन में जो है देखने हैं कंपोनेंट्स, इसलिए ये वाले जो परपेंडिकुलर वाले हैं ऑर्थोगोनल हैं जो वो चीजें जीरो हो गई हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जो पैरेलल साइड वाली हैं यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हैं उनको हम देखते हैं। यू ऑफ एक्स ई फाई ई ऑफ एक्स, इसका हम इंटीग्रल लिखने हैं। यू ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स आएगा और एफ ऑफ आर आएगा, ठीक है, और जब फिर यू एक्स आएगा उसका एक्स आएगा और एफ ऑफ आर आएगा, इसलिए इकट्ठा लिख लिया है, एफ ऑफ आर का स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर था जब ई ऑफ आई का हमने फंक्शन लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस माइनस इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो उसके साथ फिर वो जो एक्स स्क्वायर यहाँ से आया वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए फंक्शन इस तरह से आ गया। और इन फंक्शंस को जब हम स्प्लिट अप कर लेंगे ना, अलहदा कर लेंगे, ए उनमें से हमने कॉमन ले लिया तो i1 माइनस i2, ये इंटीग्रल्स की वैल्यूज लिखनी है स्प्लिटिंग करने के बाद। और यहाँ पे i1 हमने किसको नाम दिया है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ आर स्क्वायर एक्स की 4 dx dy dz को, ठीक है। बाकी इसके साथ ए है तो ए हमने अलहदा कॉमन लिख लिया हुआ। दूसरा हमने i2 किस इंटीग्रल को नाम दिया है एफ ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy dz। यहाँ पे ये पोर्शन जो इसका है ना इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला वो नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जी के लॉन्ग है ना और ये एक्स वाई के लॉन्ग है जो है उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि हम जी वाला कंपोनेंट जो है वो हमने जीरो लिया हुआ है, बताया भी है, कंडीशंस डिस्कस की हैं। इन एडिशन क्या होगा जब हम वाई के लिए निकालेंगे तो यहाँ a इंटू i1 माइनस i2 आया, उसमें i1 माइनस i2 आ जाएगा, और जब हम z के लिए निकालेंगे तो उसमें ये थर्ड वाली पोर्शन आ जाएगा शामिल, ये वाला z वाला जो फंक्शन का है। तो ये तीनों वैल्यूज इस यहाँ पे जीरो नहीं आई। 3 आइगन स्टेट्स इन द क्रिस्टल फील्ड आर p फंक्शंस विद देयर एंगुलर लोब्स एंड डायरेक्टेड अलोंग द ईच ऑफ द एक्स वाई जी एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला फंक्शन है, ये वाई वाले का वाई के लॉन्ग है और ये जी के लॉन्ग है। तो ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ ईच ऑफ द लेवल इज जीरो बिकॉज ऑर्बिटल जो है ना ऑर्बिटल मोमेंट वो जीरो हो जाएगा एल जी, क्योंकि एल जी यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू बहुत कम है उसके मुकाबले में। and the level still has a definite total angular momentum since L square is a diagonal and give that L is equal to 1 है इसमें। but the special components of the angular momentum यानी Lx, Ly, Lg constant of the motion are not the constant of motion and their time average is zero। Lx, Ly, Lx, Ly, Lg अलग वो जीरो नहीं है, Lg की वैल्यू तो चलो हमने L की वैल्यू 1 रखी है ना, वो जीरो नहीं है, लेकिन उनकी जब टाइम एवरेज लेते हैं तो वो जीरो आ जाती है। Therefore component of the orbital magnetic moment also vanish in the same approximation। तो फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के सारे कंपोनेंट वैनिश हो जाते हैं। रोल ऑफ द क्रिस्टल फील्ड इन द क्विंचिंग प्रोसेस is to split the originally degenerate levels को इन्होंने split कर देना है into non-magnetic levels separated by the energy that is very very greater than mu h।
म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, और एच जो है यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स जो हैं उनके दरमियान स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा आ जाती है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करें हम मैग्नेटिक मूवमेंट से, जो हमारे पास आता है उस अप्लाइड फील्ड की वजह से, वो इसको ओवरकम नहीं कर पाते। सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल परटर्बेशन इन कंपैरिजन विद द क्रिस्टल फील्ड। तो क्रिस्टल फील्ड के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है, गैप ज्यादा है। तो यानी इतनी एनर्जी नहीं उनके पास होती कि अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर ले। तो एट अ लेटर साइड ऑफ द क्यूब सिमेट्री देयर इज नो टर्म इन द पोटेंशियल ऑफ द इक्वेशन नंबर 24 दैट इज क्वाड्रेटिक इन द इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स। इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट्स में क्वाड्रेटिक पोर्शन जो है वो परटर्ब नहीं करता, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वैनिश हो जाता है। नो द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आयन विद one p electron or with the case of one hole in a p shell will be triply degenerate. However, energy of the ion will be lowered if the ion displaces itself with respect to the surrounding and thereby creating a non-cubic potential बनेगा उधर पे equation 24 के accordingly. Such a spontaneous displacement is known as John Taylor effect and is often large and important, particularly with the manganese ions, copper ions and with the holes in alkali and silver halides. सिल्वर के हेलाइड समझते हैं ना, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट, इस तरह से सो ऑन। और अल्कली मेटल्स आप समझते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की जो हैं, अल्कली मेटल्स एंड सिल्वर हेलाइड्स। अल्कली मेटल के हेलाइड्स सोडियम क्लोराइड, इस तरह से इनके साथ देखें ना, अल्कली मेटल में लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, उनके हेलाइड्स भी जो हैं वो इसी जिम्रे में आते हैं। और जॉन टेलर ने इसके ऊपर फर्दर जो है रिसर्च की, उसके बहुत सारे पेपर्स भी हैं, बहुत सारा लिटरेचर भी है। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था ये खत्म होता है। इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने इस टॉपिक के अंदर जो आयरन ग्रुप आयंस हैं उनको डिस्कस किया है, और हमने यहाँ पे देखा है कि 3D सब शेल इसमें शामिल है, और यहाँ जे से जो है वो कैलकुलेशन जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को करीब नहीं आती, बल्कि एस लेने से, और जो एल ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे जो हैं स्प्लिट हो जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो है वो खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि जो आयंस के सराउंडिंग में जो फील्ड बिल्टअप हो जाता है, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी स्पिन ऑर्बिट, जो इंटरेक्शंस हैं ये उनको डोमिनेट कर जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट वाले में हम फिर डिस्कस करेंगे कि वो जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह होती है, स्प्लिटिंग का मैथमेटिकल फर्दर जो है उसमें जे फैक्टर को देखेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, जे फैक्टर की डिटेल में कौन कौन सी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। और हुंड्स रूल का आपने देखा यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट जे इज इक्वल टू एस, वो एस आना है, यहाँ वहाँ पे एल जीरो है, यानी एल माइनस एस और एल प्लस एस वाली जो सिमेट्री थी, वो जो कपलिंग थी वो खत्म हो गई है यहाँ पे। तो ये चीजें दोनों में कंपैरिजन आपने रेयर अर्थ आयंस वाला और आयरन ग्रुप आयंस वाले में फर्क याद रखना है। यहाँ पे आयरन ग्रुप उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे लैंथेनाइड्स वाला ग्रुप था, उसमें एफ ऑर्बिटल शामिल था, इसमें डी ऑर्बिटल शामिल है। उसमें एफ में जो है इंटीरियर जो है 5s2 और 5p वाला जो है ऑर्बिटल इंटीरियर इनसाइड पे जो है इनकम्प्लीट थे पार्शियली फिल्ड, ये आउटर मोस्ट पार्शियली फिल्ड है, इसलिए यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड जो है बिल्टअप हो जाता है और डोमिनेट कर रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए ये बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।